जो हमने लास्ट टाइम किया था, मैंने सोचा कि मैं आज उसका एक सिंपल सा पहले एक चीज़ करूँगा, उसके बाद मैं 5-4 थ्योरी करूँगा और 5-4 थ्योरी पे थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा। शायद आज का लेक्चर भी और कल का पूरा लेक्चर ना भी हुआ तो सिग्निफिकेंट पोर्शन कल के लेक्चर का होगा। और कल प्लीज़ पूरे टाइम पे आ जाइएगा, क्योंकि वो जुमे वाला टाइम फिर स्क्वीज़ होता है। आपकी 10:30 क्लास होती है, तो पिछली दफ़ा भी ना, हाँ वही ना, पिछली दफ़ा भी आपने मेरे साथ यही किया था कि 1 घंटे 10 मिनट की क्लास हुई थी वो 20 मिनट अभी उधार है, वो मैं पूरे करूँगा। आपको याद है कि हमने जो कुछ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी पूरी क्वांटम फील्ड थ्योरी के अंदर, वो रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में जो रेजिंग और लोअरिंग थे, पहली दफ़ा हमें पता चला कि वो क्रिएशन और एनहीलेशन ऑपरेटर हैं। वाकई वो कोई चीज़ क्रिएट करते हैं और कोई चीज़ एनहीलेट करती है, और वो चीज़ होती है जो एक पार्टिकल होता है जो अपने मोमेंटम और अपनी स्पिन से जाना जाता है। स्पिन अभी इसलिए नहीं आई थी क्योंकि अभी क्वांटम फील्ड थ्योरी में आप स्केलर पार्टिकल से डील कर रहे थे, और स्केलर पार्टिकल्स की कोई स्पिन नहीं होती, स्पिन जीरो पार्टिकल्स होते हैं। वरना आगे जाके देखेंगे तो वो एक पार्टिकल पैदा करेंगे जिनके मोमेंटम भी होगा और स्पिन भी होगी। तो ये कुछ अरसे 4 लेक्चर्स के बाद हम देखेंगे, 5 लेक्चर्स के बाद। एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि वो ये थी कि आपने देखा था कि अगर ए डैगर के जो है वो किसी स्टेट 0 पे लगे तो ये एक पार्टिकल पैदा करता है जिसका मोमेंटम जो है वो के है। अगर मोमेंटम पता है और मास पता है तो एनर्जी भी पता है। इसे 3 मोमेंटम मोर देन एनफ है रिप्रेजेंट करने के लिए। और हमने ये भी देखा था कि अगर एक पार्टिकल जिसका मोमेंटम के है उस पे मैं कोई पार्टिकल के प्राइम मोमेंटम का लगाऊं, तो आज ना एक ईजी सी चीज़ बना लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दिस इज इक्वल टू ए एफ के, और इस ए एफ के प्राइम, सॉरी, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ए डैगर ऑफ के एक्टेड अपॉन 0। अब किसी तरीके से मैं दोनों को स्विच कर लेता हूं। स्विच करने के लिए मुझे पता है इनका कम्यूटेशन क्या है। इनका कम्यूटेशन होता है कि ये होता है ए डैगर के ए ऑफ के प्राइम प्लस डेल्टा क्यूब ऑफ के माइनस के प्राइम। और ये किस पे लग रहा है? अब ये लग रहा है 0 पे। ठीक है ना ये बात? अच्छा, ये क्या करेगा? इसको खत्म कर देगा। तो इसका आंसर क्या बन गया? इसका आंसर बन गया डेल्टा क्यूब ऑफ के वेक्टर माइनस के प्राइम। इसका मतलब यह है कि ए के प्राइम अगर के वेक्टर पे लगता है तो उसको एनहीलेट करता है इस स्टेट को किसकी फेवर में? एक डेल्टा फंक्शन की फेवर में। डेल्टा फंक्शन आ जाता है। आपको पता है ना कि ए किस में था? ए ऑपरेटर। आपको याद है क्लासिकल फील्ड्स आपने लिखे थे, आपने कहा था फाई ऑफ एक्स जो है उसके 2 पार्ट हैं। एक है फाई माइनस ऑफ एक्स और एक है फाई प्लस ऑफ एक्स। प्लस में ए था और माइनस में ए डैगर था। याद है ना आपको? फाई प्लस क्या था? फाई प्लस इज वो कांस्टेंट चीज जो थी d3 के, यही लिखते थे d3 के, टिल्डे लिखते थे ना हम इसको। और प्लस में यहां माइनस था और यहां पर क्या चीज थी? सॉरी, यहां पर था ए एफ के। ये जो अभी डिराइव किया हमने कि ए एक्टिंग ऑन के डेल्टा फंक्शन आता है, अगर लेट के और के प्राइम सेम हो नहीं सकते, मतलब हो नहीं सकते इसलिए कि अगर आपने जब फील्ड थ्योरी सेम पॉइंट पे की थी तो आपने देखा था एक ऐसी सिंगुलैरिटी थी जो स्पेस डिपेंडेंट बन गई थी, और उसको हमने रिमूव किया था पार्टिकल को वॉल्यूम के अंदर रख के। हमेशा हम के और के प्राइम डिफरेंट रखते हैं, ऑलवेज। और एंड पे क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना होता है, क्योंकि के की कोई एक वैल्यू नहीं होती। ये एक वैल्यू के साथ नहीं आता, इसकी कई केस की वैल्यूज होती हैं क्योंकि उसके ऊपर इंटीग्रेशन होती है। अकेला ए नहीं आता, ए फील्ड से के थ्रू आ रहा है, और फील्ड में ये ए के है, इसके अंदर के की सारी पॉसिबल वैल्यूज है। कोई एक के प्राइम के बराबर हो सकती है। इंटीग्रेशन वेरिएबल है के। अगर एक वेक्टर के हो और उस पे के का लोअरिंग ऑपरेटर एक्ट करे तो मतलब उसमें वो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हैं उसमें से एक नंबर पार्टिकल नंबर कम कर देगा ना वो। नहीं, यहाँ तो पार्टिकल का मोमेंटम है ना। ये हमने इसका पूरा का पूरा जिक्र किया था जब हमने हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली थी। तो हमने साबित किया था कि वहाँ ए के को जब चेंज करते हैं डेल्टा क्यूब ऑफ 0 आ जाता है।
हमने कहा था ये ऐसी सिंगुलैरिटी है बिल्कुल उस तरह जैसा लाइन चार्ज के लिए होती थी। वो तो तब आती है ना जब आप जो हैमिल्टोनियन में ए डैगर ए प्लस ए डैगर होता है, आप कम्यूट करते हैं तो वो डेल्टा फंक्शन। हाँ, तो यहाँ पर भी वही चीज़ ही कह रहा हूँ ना, वहाँ यहाँ पर भी तो वही कम्यूट की है ना, किया तो वही कम्यूटेशन है जो निकाला था हमने। लेकिन यहाँ पर ए के प्राइम बजाते खुद कोई चीज़ नहीं होगी, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। ए आएगा किसी फाई से, कैलकुलेशन तो ठीक है उसमें मुझे नहीं है, लेकिन जो फाइनल आंसर है उसकी इंटरप्रिटेशन में मसला नहीं, कोई इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम, कोई इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम नहीं है। आप एक पार्टिकल को जिसके मोमेंटम से क्रिएट है वो उसी मोमेंटम के साथ कभी ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल बात है। आपने के का मोमेंटम, के मोमेंटम का कोई पार्टिकल था उसी एनर्जी से एनहिलेट किया आपने, तो इट हैज़ नो फिजिक्स एट ऑल, इसकी कोई सेंस नहीं बन रही, इसकी कोई सेंस ही नहीं बन रही। यू कैन नॉट ऑब्जर्व इट एट द सेम पॉइंट एट द सेम विद सेम मोमेंटम। क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएशंस आर ऑलवेज देयर, यू कैन नॉट ऑब्जर्व इट। यही तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में फ़र्क है। डिस्क्रीट स्पेस बड़ी मुख्तलिफ है कंटिन्यूस स्पेस से। डिस्क्रीट स्पेस में आपको ये एक वैल्यू देखते हैं, यहाँ एक पूरी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, और ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ये आपको ये डिक्टेट कर रही है कि के और के प्राइम बराबर होंगे तो ये चांस है वन होगा, अदरवाइज जीरो होगा, लेकिन जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बात आप याद रखिएगा, यहाँ के कोई नंबर नहीं है, के एक वेरिएबल है इंटीग्रेशन का, और उसकी लिमिट है -∞ से लेकर +∞ तक, कुछ भी हो सकती है, उसमें कोई वैल्यू के बराबर होगी। अच्छा चले 5 माइनस, हाँ वो तो स्टेट है ना, वो तो मैं यही कह रहा हूँ, ये तो है पड़ी हुई, ये तो बिल्कुल है, वैक्यूम स्टेट तो है, उसको तो नहीं इग्नोर करेंगे, ये तो रखेंगे ना। जो स्टेट या पार्टिकल को यानी जब भी ख़त्म किया है वैक्यूम बनाया तो डेल्टा फंक्शन आया। अच्छा, इसमें आप इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखें कि अगर 5+ लगेगा इस स्टेट पे तो आपको क्या दे देगा। मैं जो चीज़ आप करने लगा हूँ, अगर आप 5+ को लगाएंगे, 5+ ऑफ x एक्टेड अपॉन k वेक्टर, तो ये क्या देगा आपको, ये आपको देगा d3k ओवर 2 पाई क्यूब या 2 पाई टू द पावर 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2k0, मैं पूरा इसको लिख रहा हूँ, e टू द पावर माइनस आयोटा k डॉट x, a ऑफ k वेक्टर, और k वेक्टर को आपने ये लिखा ना। इससे पिछले लेक्चर की बहुत सारी चीज़ें आपको क्विकली क्लियर हो जाएंगी। इसको जब इस पे लगाएंगे तो क्या आया था आपके पास, आपके पास आया था डेल्टा क्यूब ऑफ k वेक्टर। अच्छा, अब मैं इसको k नहीं कहूँगा क्योंकि मैं यहाँ इस तरह करता हूँ, k प्राइम रख लेता हूँ, ये लें, ताकि मेरे पास आ जाए डेल्टा क्यूब ऑफ k माइनस k प्राइम k वेक्टर। ओ सॉरी, यहाँ 0 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पर k0 प्राइम हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब है जब मैं इंटीग्रेट करूंगा k प्राइम पे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है जो k के बराबर है, तो आंसर आ गया इसका। सो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई क्यूब 2k0 इसका स्क्वायर रूट इंटू e टू द पावर माइनस आयोटा k डॉट x, क्योंकि k0 जब बराबर होगा k0 प्राइम k0 के बराबर होगा तो 4 वेक्टर्स बराबर होंगे, क्योंकि पार्टिकल्स का मैस बराबर है। कई दफ़ा हम ये बात कर चुके हैं। अब आपको क्लैरिटी हुई कि जब आपने एक पार्टिकल एनहिलेट करना है फाइनल स्टेट से तो आपको एक 5+ चाहिए, 2 एनहिलेट करने होते तो कितने 5+ चाहिए होते, 2। इनिशियल से एनहिलेट करना होता तो क्या करते, इसी का मैं अगर डैगर ले लूं तो क्या बन जाएगा, अगर मैं ये लिखूं k तो 5+ का डैगर 5- है ना, ये 5+ का डैगर ही है ना, तो क्या बन जाएगा, ये भी यही बनेगा 1 ओवर 2 पाई क्यूब 2k0 अंडर रूट इंटू ई टू द पावर प्लस आयोटा k डॉट x, और 0 लिखना है। हाँ, मैं वो भूल जाता हूँ हमेशा लिखना, स्टेट तो ज़रूर होगी ना, जाहिर बात है क्वांटम मैकेनिक्स में तो, ठीक है ना। यानी आप पार्टिकल्स को, अगर ये पार्टिकल मेरे पास इनिशियल स्टेट में होता, फार इन द पास था, आइगन स्टेट थी, कोई पार्टिकल आया, उसने ट्रैवल किया और मैंने उसे ऑब्जर्व करना है कहीं पे, इसका मतलब ये है कि कहीं पे वो क्रिएट हुआ, कहीं पे वो ऑब्जर्व होगा, दरमियान में उसने इंटरैक्ट किया। इंटरैक्शन उस पार्टिकल की स्टेट को किस तरह चेंज करेगी वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा।
लेकिन क्या है, ना आपके पास शुरू में कोई चीज़ थी जब आपने क्रिएट की उससे पहले, जब एक दफ़ा आप ऑब्जर्व करेंगे तो फिर भी उस स्टेट को ख़त्म करेंगे। बिल्कुल उस तरह जिस तरह क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जब आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो वो कोलैप्स कर जाती है, तो यहाँ पर भी जब आप पार्टिकल को ऑब्जर्व करेंगे तो आपका पार्टिकल कोलैप्स कर जाएगा, उसका एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफ़र हो जाएगा टू द डिटेक्टर, और हम उसके सिग्नल्स देखेंगे डिटेक्टर्स में उनके जो हिट्स होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक्स हिट्स को हम जनरेट करते हैं डेटा से हम पार्टिकल को आइडेंटिफाई करते हैं कि इस पार्टिकल का एनर्जी मोमेंटम क्या था, सब कुछ पीटी वैल्यूज़ वगैरह निकालते हैं। वो सारे एक्सपेरिमेंटलिस्ट बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं जानता। कोई सवाल यहाँ तक हो? अब आइडिया हुआ कि कितने फाइज चाहिए होते हैं, कितने 5+, कितने 5-, मज़ीद आज चीज़ें क्लियर होंगी आपको। एग्जैक्टली ज़्यादा होते जाएंगे तो और बहुत सारे मसले आएंगे, और देखिएगा आज के लेक्चर में 2 डिफरेंट किस्म के मसलों को आप हल करेंगे। लेकिन ये इतनी जेनेरिक टेक्निक है कि अब आप 5+ का हिसाब रखें ना, हर 5+ को ख़त्म करें उसकी जगह ये लिख दें, हर 5+ को ख़त्म करें उसकी जगह ये लिख दें, सीधा सीधा, लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मैं फिर भी लंबा चौड़ा काम करूँगा आज के लेक्चर में और कल के लेक्चर में, ताकि फ्यूचर में आपको ये टेक्निक भी याद हो और एक दफ़ा डिटेल कैलकुलेशन भी आपने देख ली हो। ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक किसी का? चलें, लास्ट टाइम हम लैग्रांजियन डेंसिटी लिखी थी, हमने कहा था लेट्स टॉक अबाउट दी, इसको हम कहते होते हैं लैम्डा phi 4 theory. This is one of the most fundamental theory in particle physics, in quantum field theory. Higgs is a phi 4 theory. हमने कहा था लैग्रांजियन डेंसिटी है L, वो क्या है 1/2 d mu phi, रियल फील्ड्स हैं और स्केलर है d mu phi। m² को मैं नहीं लिखता, मैं m² की बजाय ये लिख लेता हूं कि दिस इज इक्वल टू -12 म्यू स्क्वेयर्ड phi स्क्वेयर्ड। म्यू की हैसियत वही है जो मैथ्स की है, मैथ्स टर्म हमेशा स्क्वायर ऑफ अ फील्ड के साथ होती हैं, प्लस लैम्डा ओवर 4 फैक्टोरियल phi 4। ठीक है, इसका मतलब है ये जो लैग्रांजियन डेंसिटी मैंने लिखी है इसके 2 पार्ट्स हैं। एक तो इसका वो लैग्रांजियन है जो फ्री फील्ड लैग्रांजियन था, जिसमें कोई सेल्फ इंटरेक्शन के अलावा इंटरेक्शन नहीं थी, प्लस इसके अंदर एक और लैग्रांजियन है जो पहले से डिफरेंट है और उसको मैंने कहा है कि ये इंटरेक्शन लैग्रांजियन है, पर्टर्बेशन। एग्जैक्टली, बिल्कुल उस तरह जिस तरह हार्मोनिक ऑसिलेटर में आपने लिखा था p²/2m प्लस हाफ के माइनस हाफ के x² लैग्रांजियन के लिए चलें, प्लस आपने kx4 की टर्म उसमें डाली थी। क्यों डाली थी? आपने कहा पर्टर्बेशन ले लेते हैं, x4 वाली, x3 वाली इसीलिए नहीं ले सकते कि अगर x को -x से रिप्लेस करें या phi को -phi से रिप्लेस करें तो लैग्रांजियन में ये 2 टर्म्स अपना साइन नहीं बदलती, अगर क्यूब होता तो ये बदल लेती। ठीक है, और चूंकि लैग्रांजियन इनवेरिएंट होता है, एनर्जी x को -x या phi को -phi करने से चेंज नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्यूब वाली टर्म का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, वरना इसके साथ आप एक लिख सकते थे टर्म a⁵³ 3 लेकिन ये टर्म में a 0 हो जाना था। क्यों? क्योंकि phi को -phi से रिप्लेस करते तो ये मिरर सिमेट्री या पैरिटी को कंजर्व नहीं कर रही थी। Li का मतलब क्या है फिर यहाँ पर? वेयर Li इज, सो where the interaction Lagrangian is lambda over 4 फैक्टोरियल phi 4, ये कपलिंग है, ये लैम्डा है ना। अच्छा, हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा? HI विच इज अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x है ना। अच्छा, अब देखिए फील्ड थ्योरीज इसीलिए लोकल हैं, या जितने फाइज हैं सारे एक x पे हैं। यहां पर 2 डेरिवेटिव्स हैं फाई के, दोनों एक x पे हैं। यहाँ पर 2 phi स्क्वेयर्ड है, दोनों x पे हैं। यहाँ 4 phi हैं, सारे एक x पे हैं। दैट इज वाई द फील्ड थ्योरीज आर लोकल। जब भी लोकेलिटी में एक लोकल स्पेस टाइम पॉइंट से दूसरे लोकल स्पेस टाइम पॉइंट पे जाएंगे, यू नीड अ प्रोपिगेटर फॉर दैट। और यही हमने कहा था कि 2 पॉइंट कोरिलेशन फंक्शन होता है, टाइम ऑर्डर्ड प्रोडक्ट होती है 2 फील्ड्स का जो डिफरेंट स्पेस टाइम पॉइंट पे होते थे, और उनका जो आपको जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आपको विक कॉन्ट्रैक्शन क्या देती थी? आपको एक प्रोपिगेटर देती थी। याद है ना ये बात आपको? अच्छा, चले अब जो अगले लेक्चर जाते जाएंगे ना तो ये रूटीन में बातें लगेंगी आपको, ये वाली जो मैं कर रहा हूँ ना अभी, अब लगेगा नहीं ये तो हमें पता है ये बार बार क्यों कह रहे हैं। तो ये किसके बराबर होता है? लैग्रांजियन पाई phi डॉट माइनस Li। चूंकि इंटरएक्शन लैग्रांजियन में कोई पाई नहीं है,
कोई टर्म ही नहीं टाइम डेरिवेटिव वाली, इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू माइनस एल आई. सो माई हैमिल्टोनियन इज एच आई इज माइनस लैम्डा ओवर 4 फैक्टोरियल 5/4 ऑफ एक्स. ये मेरी थेरी है. अ थेरी इज नोन विद फ्रॉम द हैमिल्टोनियन, फ्रॉम द लैग्रांजियन से आप हैमिल्टोनियन बना लें. जितने भी डॉयसन फार्मूला में हम क्यों हैमिल्टोनियन की बात करते हैं, क्योंकि हमने टाइम ऑर्डर किया था. हमें पता है टाइम का जो जनरेटर है वो एनर्जी है, और एनर्जी के लिए करस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स में हैमिल्टोनियन है. ठीक है, क्लासिकल में भी है, लेकिन चलें क्वांटम मैकेनिक्स से हम बात करते हैं. तो हमने कहा था कि हम चीज़ को एक टाइम से दूसरे टाइम तक ले जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ यूनिटरी ऑपरेटर्स. लेकिन ये यूनिटरी ऑपरेटर सोल्यूशन होने चाहिए थे श्रोडिंगर इक्वेशन का, और वो सोल्यूशंस बनते थे उसका. लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम ये आ जाता था कि जब सेकंड ऑर्डर टर्म हम लिखते थे तो समझ नहीं आती थी कि पहले कौन सा लगाएं और बाद में कौन सा लगाएं, क्योंकि उसमें तो दरमियान का टाइम तो आपकी चॉइस है ना. यानी आप टी से T1 पे जाएं, T1 से T2 पे जाएं, या टी से T2 पे जाएं, फिर T2 से T1 पे जाएं, या आपकी अपनी चॉइस है. तो इंटीग्रेशन वेरिएबल्स थे. तो आपने कहा जब इनको स्विच करते हैं तो डबल काउंटिंग होती है. डबल काउंटिंग के बचने के लिए आपने टाइम ऑर्डर डिफाइन किया और उसके नीचे एक हाफ का फैक्टर भी लिख दिया, क्योंकि आपने कहा इससे हम बच जाएंगे. हमारा टाइम बता देगा कि पहले कौन सा स्टेप और बाद में कौन सा. ये डायसन का काम था. फिर विक्स ने क्या किया था, विक्स ने कहा था कि अगर ये तो आप एक हैमिल्टोनियन के लिए लिख रहे हैं, अगर 2 हैमिल्टोनियन होते टाइम ऑर्डर में, तो प्रॉब्लम यह था कि टाइम ऑर्डर तो आपको हैमिल्टोनियन के एक ऑर्डर का बताता, लेकिन उसमें कुछ अनवांटेड टर्म्स आती. और वो अनवांटेड टर्म्स किस वजह से आ रही थी, जो जब आपने हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली थी तो डेल्टा क्यूब ऑफ 0 वाली टर्म, आपने कहा किसी तरीके से इनको ख़त्म करें. उनको ख़त्म करने के लिए आपने नॉर्मल ऑर्डर डिफाइन किया था. आपने कहा नॉर्मल ऑर्डर का ये फ़ायदा है कि हर दफ़ा ये नहीं लिखना पड़ेगा हमें उसमें. एग्जैक्ट रीडेफिनेशन ऑफ द हैमिल्टोनियन आपने कर दी थी. आपने कहा ये डेल्टा फंक्शन वाली टर्म बीच में से मैं ख़त्म कर देता हूँ. वहाँ पे नॉर्मल ऑर्डर में ऑपरेटर्स कम्यूट करते हैं. नॉर्मल ऑर्डर में एक दफ़ा नॉर्मल ऑर्डर हो जाए थेरी, उसके बाद जब भी ऑपरेटर आपने इधर से उधर करने हैं डेल्टा फंक्शन हर दफ़ा आएगा. ये नहीं भूलना, और मैं इसी बात पे आज एम्फेसाइज करूँगा. फिर क्या था, विक्स ने ये कहा कि आप थेरी को खोल लेंगे सारे ऑर्डर्स पे, एक जेनेरिक फार्मूला बना लेंगे उस थेरी के लिए. फिर जो प्रोसेस आपने कैलकुलेट करना है, हर प्रोसेस को देखते हुए उस जो थेरी की रेलेवेंट टर्म आप देखेंगे. जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक पार्टिकल एनहिलेट करना है तो आपको एक 5+ चाहिए. हाँ, अगर 2 5+ होंगे तो क्या करेगा, नहीं, अगर एक पार्टिकल को एनहिलेट करना है और 2 5+ चाहिए होंगे तो क्या करेगा. अगर हाँ, अगर इस पे दोबारा 5+ लगाएंगे तो क्या जवाब आ जाएगा, 0. एग्जैक्टली, वैक्यूम को ख़त्म कर देगा वो. इसका मतलब है वो टर्म्स जिसमें गिवन नंबर से ज़्यादा 5 होंगे वो इग्नोर हो जाएंगी. इसीलिए जब आपने 5 स्क्वायर थ्योरी की तो मैं कहता था ये टर्म भी इग्नोर कर दे, इसमें 2 पार्टिकल क्रिएट करने हैं, 2 एनहिलेट, तो ये रेलिवेंट है. आज ये चीज़ बहुत क्लियरली 5/4 थ्योरी में मजीद नज़र आएगी आपको. तो कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक, अभी तक सब क्लियर है, ये चीज़ याद रखेंगे अब आप. गुड. सॉरी आज मैं दरमियान में खांसता रहूँगा कई दफ़ा, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं. चलें भाई, फर्ज कीजिए मैं अपनी थ्योरी रखता हूं. लेट्स कंसिडर, अच्छा, स्कैटरिंग मैट्रिक्स. स्कैटरिंग भी सोचा आपने है क्या, व्हाट इज अ स्कैटरिंग? पता नहीं मैंने क्यों नहीं जिक्र किया था, करना चाहिए था. मतलब दो ऑब्जेक्ट्स क्लासिकली भी सोचें, दो ऑब्जेक्ट्स टकराएंगे, एनर्जी एक्सचेंज होगा. हाँ, टकराना जरूरी नहीं, जब भी इंटरेक्ट करेंगे. एनर्जी और मोमेंटम एक्सचेंज होगा. हाँ, आपके करीब से बहुत तेज़ी से ट्रक गुजरे ना, डायरेक्टली आपसे ना भी टकराए फिर भी आपकी गाड़ी एक दफ़ा हिल जाती है. कोई ना कोई हवा की वजह से, बर्नौलीज इक्वेशन से, एयर ट्रैपिंग की वजह से कार टूवर्ड्स द ट्रक घुसती है ना. एग्जैक्टली, कोई ना कोई चीज़ बहुत थोड़े से टाइम के लिए. हाँ हाँ, अंधे की छड़ी होती है स्कैटरिंग. कभी किसी अंधे को चलते देखा आपने? वो क्या करता है, टकराता है ज़मीन पे, जज करता है ये क्या चीज़ है, इंटरेक्ट करता है फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम और इंफॉर्मेशन लेता है. उसकी इनिशियल स्टेट क्या है, उसकी स्टिक है, उसकी फाइनल स्टेट क्या है, उससे जो आवाज़ आई है. ठीक है ना. तो स्कैटरिंग भी यही करती है. आप एक थ्योरी बनाते हैं, वो थ्योरी आपको किसी इनिशियल स्टेट से किसी फाइनल स्टेट तक लेके जाती है. दोनों आइगन स्टेट्स होती हैं किसी ना किसी चीज़ की, फार इन द पास्ट और फार इन द फ्यूचर.
टकराते वक्त को चीज़ क्या थी अंदर की छड़ी से उसे नहीं पता, आवाज़ जूं उसके कान तक पहुंची, अगर वो वैक्यूम होता तो उसे पता ही ना चलता कि ये क्या चीज़ है। अगर कहीं छड़ी लगने के बाद किसी जगह होती जो उसमें वैक्यूम होता, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, उसे आवाज़ ही ना आती, उसे पता ही ना चलता। या जब उसने टकराया एग्जैक्टली उस टाइम पे उसे नहीं पता चलता है जब तक आवाज़ ने ट्रैवल करके उसके कान तक नहीं पहुंची। इसका मतलब है एट द इंटरेक्शन पॉइंट आप चीज़ों को नहीं देख सकेंगे, आपको डिटेक्टर अपने इंटरेक्शन पॉइंट से परे लगाने पड़ेंगे। एग्जैक्टली डिपेंड करता है, जो जितना दूर पार्टिकल जा सकता है ना उसको उतना ही टाइम देंगे कि भाई तू चला जा, पहले उनको देखें जो करीब के पार्टिकल्स से, जो वीक इंटरेक्शन में पार्टिकल्स पैदा होंगे हम देखेंगे उनके डिटेक्टर्स में करीब भी कुछ लोग को लगाया जाता है देखने के लिए एट द डिटेक्शन पॉइंट, एट द कोलिजन पॉइंट पे क्या हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली एट द कोलिजन पॉइंट जहाँ पे इंटरेक्शन है उसके लिए नहीं। तो सिस्टम को रिलैक्स करने देते हैं, रिलैक्स हालत में उठाते हैं, रिलैक्स हालत में लेके जाते हैं, दरमियान में इंटरेक्ट करता है। ये पूरी की पूरी स्कैटरिंग मैट्रिक्स है, एक इनिशियल स्टेट से एक फाइनल स्टेट में पार्टिकल कैसे जा रहा है। फर्ज करते हैं आज के केस में कि हमारे पास एक इनिशियल स्टेट है जिसमें दो पार्टिकल्स हैं। लेट्स से एक का मोमेंटम k1 है और एक का मोमेंटम k2 है। आपको पता है अगर ये स्केलर है तो कोई फिक्र वाली बात नहीं है, उतनी ठीक है जितना ये ठीक है, k2 और k1, क्योंकि स्केलर जो है वो बोसॉन्स जो है वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं और बोस स्टैटिस्टिक्स ओबे करते हैं। एक फाइनल स्टेट पार्टिकल है, फाइनल स्टेट में भी दो ही पार्टिकल है, एक का मोमेंटम है k1 प्राइम और एक का मोमेंटम है k2 प्राइम। ठीक है ये बात? अच्छा, मैं कोशिश करूंगा मैं ऑर्डर अपना एक ही रखूं, वो बाद में देख लेंगे। 2 to 2 पार्टिकल स्कैटरिंग, स्कैटरिंग मैट्रिक्स लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? अगर मैं आपसे कहूं कि SFI लिखें तो क्या होगा? वो होगा F S हैट। अब सारे स्टेप्स एक दफा देख लें क्या है। S में क्या चीज छुपी हुई है? एक पूरी पर्टर्बेशन सीरीज छुपी हुई है। किस ऑर्डर में आप S को लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं आप, ठीक है ना ये बात? और आपने ये देखा था कि S था क्या, X था, S था, S इज इक्वल टू माइनस आयोटा टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल। टोपी ना भी पहनाए, अंडरस्टूड है, क्यों पहनाई आज, रहने देते हैं, ठीक है। क्या था? इंटेग्रल था, हाँ एग्जैक्टली मैं भूल गया हूँ। d4x1 d4x2 अप टू सो ऑन d4xn, टाइम ऑर्डर्ड इसी तरतीब से hi(x1) अप टू सो ऑन hi(xn). ये बात आप याद रखिए, ये थ्योरी का टाइम ऑर्डर्ड है, क्योंकि थ्योरी आपकी जानी जा रही है आपके हैमिल्टोनियन से। इस टाइम ऑर्डर को स्टेट से कोई इंटरेस्ट नहीं, आप इस पे स्टेट लगाएं या ना लगाएं, कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको स्टेट पे। क्यों? क्योंकि इसको तो, ये तो फार्मूला है ना स्कैटरिंग मैट एस का, ये इससे हटा के इसलिए मैंने लिखा है। मैंने ये नहीं कहा कि ये SFI का फार्मूला है, मैंने कहा ये S का फार्मूला है। हाँ चले कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है, हाँ ये कर ले, सही कह रहे हो, ये कर लेते, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, सही है, बिल्कुल ठीक है, ये nth ऑर्डर टर्म है, बिल्कुल ठीक, थैंक यू। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट ऑर्डर टर्म करता हूँ। लेट्स कैलकुलेट दिस 2 to 2 पार्टिकल स्कैटरिंग एट फर्स्ट ऑर्डर। सबसे आसान केस, लेट्स डू दिस 2 to 2 पार्टिकल्स स्कैटरिंग एट, अच्छा फर्स्ट ऑर्डर इन पर्टर्बेशन होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर इन S, क्योंकि पर्टर्बेशन पैरामीटर मैंने कहा था अगर अल्फा लिख रहे थे ना साथ में तो बड़ा मजा आता, लेकिन नहीं लिखा, खैर है। हाँ अब तो लैम्डा कपलिंग होगी वो ना, हाँ वो तो थ्योरी का ऑर्डर आ गया ना यहाँ से। अच्छा क्या होगा जी? अच्छा अगर अकेले ही है तो उसने क्या टाइम ऑर्डर होना है, अपने साथ मेरा क्या टाइम ऑर्डर है? तो अपने साथ तो कोई नहीं, तो मैंने क्या किया, S1 लिख लिया फर्स्ट ऑर्डर टर्म, वो क्या बनी माइनस आयोटा इंटेग्रल d4x1। अच्छा मज़े की बात है कि विक्स थ्योरम ये कहता था कि आप टाइम ऑर्डर से नॉर्मल ऑर्डर भी कर सकते हैं, अकेला ही नॉर्मल ऑर्डर होगा, ओके फिरता रहेगा।
तो वो क्या करेगा, D4x HI ऑफ x, लेकिन क्या है अब, नॉर्मल ऑर्डर। क्यों? क्योंकि टाइम ऑर्डर मैंने ख़त्म किया, विक्स थ्योरम यूज़ किया। अकेले पार्टिकल के लिए विक्स थ्योरम यूज़ करना कोई प्रॉब्लम नहीं था, टाइम ऑर्डर से नॉर्मल ऑर्डर में मैं पहुंच गया। अब इसको मैं सैंडविच करूंगा फाइनल और इनिशियल स्टेट में। सो आई विल कैलकुलेट SFI टू द फर्स्ट ऑर्डर। तो क्या लिख सकता हूँ, HI के अंदर मतलब 5 की पावर 4 है, मतलब 5 के अंदर A डायगर है, 5 के अंदर वो सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो और A डायगर कहीं भी आ जाएगी, प्रोडक्ट डिफरेंट नॉर्मल ऑर्डर कैसे है? अभी मैं करूंगा ना, देखना, नॉर्मल ऑर्डर बनाऊंगा। अभी भी तो मैंने कहा, अभी नहीं मैंने कहा ये नॉर्मल ऑर्डर हो गया है, अब मैं इसको नॉर्मल ऑर्डर करूंगा। हाँ, मैंने कहा कि मैं जब ये हटाऊंगा ना नॉर्मल ऑर्डर, तो फिर 5 माइनस सारे लेफ्ट पे करूंगा और 5 प्लस सारे राइट पे करूंगा। अभी मैंने नॉर्मल ऑर्डर होने का मतलब ये कि 2 डॉट्स हट गए हैं अब, और आपने चीज़ों को लिख लिया है। ये शो कर रहा है कि नॉर्मल ऑर्डर अभी इंटैक्ट है आपका, अभी करना है चीज़ों का। एग्जैक्टली तो क्या आ जाएगा, SFI क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, जी क्या कह रहे हैं, हाँ माइनस आयोटा D4 क्या, x D4x, ठीक है, थैंक यू। K1 प्राइम K2 प्राइम, अंदर क्या बन गया। अच्छा 5 4 को मैं काम क्यों ना करूं, 5 माइनस ऑफ x प्लस 5 प्लस ऑफ x टू द पावर 4 नॉर्मल ऑर्डर K1 K2। अच्छा ये बात आप याद रखिएगा कि यहाँ 2 वैक्यूम्स हैं, एक में K1 का है, K2 का, K2 का, जितने भी होते हैं हम एक बड़ा वैक्यूम 0 लिख लेते होते हैं, कहते हैं इसमें सब कुछ पड़ा है। एक डिब्बा है जो वैक्यूम है, उसमें हर जगह पे एक स्टेट है, हर पॉइंट पे। तो हमने क्या किया, अब मैं इसकी पावर 4 को खोलता हूँ। मुझे एक बात पता है कि मैंने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि A प्लस B टू द पावर 4 होती है अगर, तो क्या होती है, A टू द पावर 4 प्लस 4C1। A की जितनी कम करेंगे B की उतनी ज़्यादा करते जाएंगे। एक बाइनोमियल भी इसी का ही कॉम्बिनेटोरिक्स ही हैं ये वाले कॉम्बिनेशन ही हैं। तो क्या हो गया, 4C1 A क्यूब B प्लस 4C2 A2 B स्क्वेड प्लस 4C3 A B3 प्लस B4। मुझे पता है ये जो 4C4 लिखने का फ़ायदा कोई नहीं, वो 1 नहीं होता है। जिस तरह 4C0 1 होता है ना, उस तरह 4C4 भी 1 होता है। ये मुझे पता है याद दिहानी के लिए कि NCM लिखा हो ना अगर, तो ये होता है N फैक्टोरियल ओवर M फैक्टोरियल। इसीलिए इसको कहते हैं ना कि ये कॉम्बिनेशन फार्मूला है, N माइनस M। कंडीशन ये है कि N इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू M। M से छोटा नहीं होगा कभी भी वो, ये इसके ऊपर एक कंडीशन है। इसीलिए हम यहाँ पर जाके रुक जाते हैं, इससे आगे नहीं जाते। वरना कोई हमें कह सकता था ये क्या भाई 4C-1 भी लिख लेते, नहीं, हाँ फिर भी 1 नहीं बन जाता, बिल्कुल एग्जैक्टली। इसलिए मैंने इक्वल का साइन लिख दिया बड़ा दलेर होके। तो आएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ देखा, एक बंदा जाग रहा है ना। λ/4 बिल्कुल आना चाहिए था, बिल्कुल शुक्रिया। हैं अच्छा माइनस भी है, चले ये ले, ठीक है, थैंक यू। और कोई चीज़ तो नहीं रह गई, पक्की बात है, हैं? सही है। अच्छा 4C1 किसके बराबर है, 4 के। 4C2 किसके बराबर है, 4 3 2 2 से 2 कैंसिल हो गया 6। 4C3 किसके बराबर है, फिर 4 के बराबर है। बस मैंने अब लिख लिया है सारे। तो इसका मतलब है A प्लस B टू द पावर 4 क्या हो गई। लेकिन अभी काम हुआ नहीं, अभी तो बड़ा काम रहता है करने के लिए। क्या हुआ ये, इसका आंसर A टू द पावर 4 प्लस 4A3 B प्लस 6
ए स्क्वेड बी स्क्वेड प्लस 4ab क्यूब प्लस b टू द पावर 4। कोई गलती तो नहीं की लिखने में भाई? अगर किया तो बता दें। ये 6 हमारे यहाँ ऐसे ही होता है सीधा बैठ के पढ़ो ऐसे ही नजर आता है, यकीन करो। हाँ 9 नजर आ सकता है अगर उल्टा बैठे हो तो। तागा सोबो का कर करके ना घूम गया अब। अच्छा भाई चले, अच्छी बात है ये। तो हमारे पास ए क्या है? एक फाइव, जिसको मर्जी ए कह लें, जिसको मर्जी बी कह लें। आप कहें मुझे कि ए 5 माइनस और बी जो है वो 5 प्लस है। तो अब देखिए मैं क्या लिख सकता हूं। सबसे पहली बात यह है कि मुझे सारी टर्म्स लिखनी है। मैं हमेशा सारी टर्म्स लिखता होता हूं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखता हूं ताकि कोई बंदा जो है वो इतराज़ ना करे। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, लेट्स डिफाइन ए इज इक्वल टू, मैं कहता हूं ए मेरे पास जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 5 माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी जो मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है वो 5 प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लिखवाएं जी क्या बनेगा। सो 5 माइनस प्लस 5 प्लस टू द पावर 4 क्या बनेगा? अच्छा ये बनेगा 5 माइनस टू द पावर 4 प्लस 4 5 माइनस क्यूब 5 प्लस, बिल्कुल ठीक है, प्लस 6 5 माइनस का स्क्वेड 5 प्लस का स्क्वेड, शाबाश बिल्कुल ठीक बताया आपने, प्लस 4 5 माइनस क्यूब प्लस, वेरी गुड, वेरी वेल डन। कौन सी टर्म आपके पास रेलेवेंट बनती है? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी ठहर जाएं, होल्ड ऑन, एक मिनट ठहरिए, अभी नहीं। अभी तो मैंने टाइम ऑर्डर में अभी तो मैंने लिखा है सीधा सीधा इनको। अब मैं कोशिश करता हूं इनको नॉर्मल ऑर्डर में लिखूं। ठीक है, नॉर्मल ऑर्डर में जब मैं लिखूंगा तो क्या बनेगा? 5 माइनस प्लस, अच्छा अब x मैंने हज़फ कर दिया, अंडरस्टूड है कि x है इसमें जगह बचाने के लिए। 5 माइनस टू द पावर 4 का मतलब क्या है? एक ही है ना, एक ही है, एक का क्या टाइम ऑर्डर है ना। अपने मौत सबको अपने वक्त तो क्या, किसी दूसरे के हिसाब से किसी की उम्र लंबी या छोटी होती है। आप अकेले ही दुनिया में पैदा हुए, 200 साल बाद मर गए, आपके किसको बताएंगे मैं 200? कहते हैं फलां की निस्बत ये बहुत लंबी उम्र जिया था। तो टाइम ऑर्डर में किसी दो का ऑर्डर होना ज़रूरी है, एटलीस्ट मोर देन 1 कोरिलेशन होना ज़रूरी है। तो क्या करेंगे यहाँ पर आप 5 माइनस प्लस 5 प्लस का, नहीं, विक्स थ्योरम कहती है यू कैन गो फ्रॉम टाइम ऑर्डर टू नॉर्मल ऑर्डर। तो मैं टाइम ऑर्डर से नॉर्मल ऑर्डर में आया, यहाँ पर एक ही हैमिल्टोनियन था तो टाइम ऑर्डर मैंने परवाह ही नहीं की थी उसकी। विक्स थ्योरम इसके बाद बिल्कुल स्कैटरिंग मैक्स में नेक्स्ट स्टेप विक्स थ्योरम ही होता है। अगर अगला मैं दो होंगे तो मैं देखिएगा लिखूंगा HIX1 HIX2, कोई बात नहीं, X1 X2 से डिफरेंट हो जाएंगे वो। हाँ अच्छा भाई, इसका मतलब क्या है? या 5 माइनस 4 मैं लिखता हूँ, 4 5s हैं, सारे एक पॉइंट पे हैं, तो इसकी मैं ज़्यादा परवाह नहीं करता, मैं लिख लेता हूँ लेट्स दिस 5 माइनस टू द पावर 4। इसको लिखना ज़रूरी है, प्लस 4 5 माइनस एट x 5 माइनस एट x 5 माइनस एट x और 5 प्लस एट x। 5 प्लस में क्या चीज़ थी? ए। 5 माइनस में क्या था? ऑलरेडी नॉर्मल ऑर्डर में नहीं था ये, सारे ए डैगर लेफ्ट पे आ रहे हैं, सारे ए राइट पे आ रहे हैं, इसलिए देखें मैंने डॉट हटा दी है अब ना। अगली टर्म में क्या होगा? प्लस, कुदरती तौर पे मैंने लिखे ही ऐसे हैं। अगर मैं 5 माइनस, इसको 5 प्लस कहता, इस 5 माइनस कहता तो फिर मुझे उलटने पड़ते, तो मैंने
मैंने ऑलरेडी एक ऑर्डर में ही लिख दिए थे ना। हाँ, तो बाज़ औक़ात एक काम आ जाती है चालाकी जो है। +6 5 माइनस ऑफ एक्स, 5 माइनस ऑफ एक्स, 5 प्लस ऑफ एक्स, 5 प्लस ऑफ एक्स, ये टर्म आ गई। प्लस 4 5 माइनस ऑफ एक्स, 5 प्लस ऑफ एक्स, 5 प्लस ऑफ एक्स, 5 प्लस ऑफ एक्स प्लस 5। अच्छा, इसको तो हम परवाह नहीं करेंगे इसकी, 5 प्लस टू द पावर 4, क्योंकि चारों हैं, कोई और है ही नहीं है। अच्छा, आप इसमें देखो कोई प्रोपेगेटर नहीं है। प्रोपेगेटर के लिए कोरिलेशन होता है दो डिफरेंट स्पेस टाइम पॉइंट पे। इसमें कोई विक कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि विक कॉन्ट्रैक्शन के लिए दो फील्ड्स का होना जरूरी है। इसलिए इसको कहते हैं कि दिस इज, तुम्हारे बकौल एक तुम जुमला बोलते होते थे, मुझे आके तुमने कहा था कि दो फाइज हैं, दिस इज अ 2 पॉइंट कोरिलेशन। 2 पॉइंट कोरिलेशन का मतलब क्या है? x1 और x2 का कोरिलेशन। तो सारी 2 पॉइंट कोरिलेशन विद टाइम ऑर्डर्ड, लफ्ज विद टाइम ऑर्डर्ड, टाइम ऑर्डर 2 पॉइंट कोरिलेशन विल गिव यू द प्रोपेगेटर। या आप कहें 2 पॉइंट कॉन्ट्रैक्शन गिव्स यू द फाइनमेंट प्रोपेगेटर। जब आप कॉन्ट्रैक्शन कह देंगे तो अंडरस्टूड हो जाएगी ये बात कि अब ये टाइम ऑर्डर थे। अच्छा, अब आपने मुझे सोच के बतानी है एक चीज। मैंने क्या कहा था? थ्योरी बताएगी आपको कि कौन सी टर्म आपके रेलिवेंट है। आपको अभी थोड़ी देर पहले याद है मैंने 5 प्लस को k पे लगाया था, तो क्या 5 माइनस को मैंने, मुझे सोचने दें थोड़ी, 5 प्लस में a था, 5 प्लस को मैंने जब इनिशियल स्टेट पे लगाया था तो जवाब डेल्टा फंक्शन है, उसने उसको ख़त्म कर दिया था, एनिहिलेट कर दिया था ना। इसका मतलब है, पहले इस टर्म को देखें, ये इनिशियल स्टेट में कितने पार्टिकल को ख़त्म कर सकता है? 4 को। आपके पास ख़त्म करने के लिए कितने हैं? इसका मतलब है ये टर्म तो आपके रेलिवेंट ही नहीं है, आप कहते हैं ये डिस्कार्डेड है। नहीं नहीं, ये मैं कह रहा हूं ना, ये वाली इस पे लगा लेना। 5 माइनस में a डैगर है ना, इसमें ख़त्म कर देगा वो। चलो फाइनल में मैं इनिशियल, और जो 5 माइनस का रोल है वो 5 प्लस का इनिशियल और फाइनल के लिए है। 5 4 भी यही करेगा, 5 प्लस भी। अगर ये फाइनल से ख़त्म करेगा तो ये इनिशियल से ख़त्म करेगा। ये क्या करेगा? ये वाली टर्म, ये 3 को बाएं से ख़त्म करेगा फाइनल स्टेट से, लेकिन ख़त्म करने के लिए कितने हैं? जो ही 2 को ख़त्म कर चुकेगा वैक्यूम आएगा, जो ही वैक्यूम पे तीसरा लगेगा 0 दे देगा। इसका जवाब भी 0 है। इसको देखें, ये बिल्कुल उसका उलट है, जहाँ 5 माइनस और 5 प्लस का रोल चेंज हुआ है। तो रेलेवेंट टर्म कौन सी है? 6। अब आपको पता चला थ्योरी में रेलेवेंट टर्म्स कैसे ढूंढी जाती हैं, हाउ यू डिफाइन अ रेलेवेंस ऑफ अ टर्म इन अ थ्योरी। आप मुझे ये ना बताते ना तो मेरे लिए चारों टर्म्स पॉसिबल थी, 4 5 6 1 2 3 4 5 जितनी भी। एग्जैक्टली। लेकिन आपकी थ्योरी, कोई भी थ्योरी जब आप फिजिकल प्रोसेसेस पे लगाएंगे तो फिजिकल प्रोसेसेस में स्कैटरिंग होगी। स्कैटरिंग होगी तो आप पार्टिकल्स को कोलाइड कराएंगे, पार्टिकल्स को कोलाइड कराएंगे या स्कैटर, जो भी कह लें, कोलिजन इज अ स्कैटरिंग। सर हम इन जनरल को बना सकते हैं, अगर इसकी पावर n होगी तो वही वाला कोएफिशिएंट मैटर करेगा जिसमें दोनों की पावर सिमेट्रिक होगी या इक्वल होगी। 2 to 2 के लिए, 2 to 2 के लिए 3 to 3 के लिए फंस जाएंगे आप फिर। मैं आप सिर्फ आपको छोटी सी असाइनमेंट देता हूं, 1 to 3 करके देखें क्या बनता है। एक पार्टिकल फाइनल स्टेट में होता, एक 3 फाइनल में होते, एक इनिशियल में होता, कौन सी रेलेवेंट बनती? शाबाश, ये वाली। ये पता किसकी मिसाल है? डीके की। पड़ा पड़ा को फट जाता है, और पाकिस्तान में इससे ज़्यादा बेहतर कौन समझता है पड़े पड़े फट जाने को, है ना। एक चीज़ फटती है 3 4 6 10 12, जो भी, यहाँ 3 ही है सिर्फ ना, है नहीं, कोई बात नहीं। है सोशल फैब्रिक आपका रहना चाहिए चीज़ों में। ये जो इस टर्म को आप लिखना है, मुझे आपने हेल्प करनी है लिखने में। कैसे लिखूं फिर? So the relevant term is,
term is 6, 5 minus 5 plus 5 प्लस। मैं ये वैसे लिख के रख लेता हूँ, सारी एक ही एक्स पे है। चलें जी, अब आपने मुझसे काम करवाना है सारा। जो चीज़ मैं अब करूँगा ये बहुत गौर से देखनी है आपने। अगर इसमें कोई सवाल हो तो पूछ लेना है, आज के बाद दोबारा मैं एक दफ़ा फिर करूँगा उसके बाद नहीं करूँगा। एग्जैक्टली वही लिखी, लेकिन एक इसमें कैच है, एक इसमें कैच है। मैं इस तरह करता हूँ, पहले ए और ए डैगर रख के कर लेता हूँ, फिर डायरेक्टली भी कर दूंगा। लेकिन इसमें एक मसला है अभी, वो मैं चाहता हूँ ज़रा थोड़ा सा एम्फेसाइज कर दूँ। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर बेशक डायरेक्ट कर लें, लेकिन एक दफ़ा ज़िंदगी में ना पूरी तरह चीज़ को खोल के ज़रूर करें। सर इसमें अगर हम ए और बी को मतलब इंटरचेंज करें तो अगर आप ए और बी को इंटरचेंज करते ना तो फिर भी नॉर्मल ऑर्डर में मुझे यही करना था, सारे माइनस बाएं पे लाने थे, सारे प्लस दाएं पे। अभी कुदरती मैंने इस तरह लिख दिया, बस मेरे जहन में पता नहीं क्या बात आई। बाज़ औक़ात कोई गलती सही गलती होती है वो छुप जाती है गलती ना, गलती तो नहीं कहना चाहिए लेकिन एक तुक्का चल जाता है, तो चल गया था ये। हाँ समझ आ गई ना। अगर मैं 5 माइनस को 5 प्लस कहता, 5 प्लस को 5 माइनस कहता, फिर भी ऑर्डर यही रहता। क्यों? नॉर्मल ऑर्डर में सारे 5 माइनस बाएं पे, सारे 5 प्लस दाएं पे आने। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, और अब मैं क्या लिख रहा था, एस एफ आई मैंने क्या लिखा था, एस एफ आई एट फर्स्ट ऑर्डर इज आयोटा लैम्डा ओवर 4 फैक्टोरियल d4x। इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इज k1 प्राइम। फिलहाल मैं एक दफ़ा पूरी चीज़ लिख लेता हूं, k2 प्राइम 6 5 माइनस ऑफ x 5 माइनस ऑफ x 5 प्लस ऑफ x 5 प्लस ऑफ x इंटू k1 और k2। अब इनकी मैं तरतीब कोशिश करूंगा कि अपने हिसाब से ठीक रखूं, ठीक है। ये कोई सवाल तो नहीं है। अब मैं कोशिश करता हूं 5 माइनस वालों। अच्छा, पहली तो बात है 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 24। 24 में से जब 6 काट गया तो 4 रह गया। इसका मतलब है इसका आंसर आ गया आयोटा लैम्डा ओवर 4। हाँ देखें ना, बिल्कुल आइडेंटिकल पार्टिकल जब जब आएंगे देखिएगा, और भी बड़ी एलिगेंस आएंगी सारी, और ये नेचुरली निकल के अब आ रही हैं आपके पास। आपने लिखा था 4 फैक्टोरियल में, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, थ्योरी ने मुझे बता दिया कि भी आप जितने कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं उनमें ये एक चीज़ रह गई है आपके पास, लैम्डा ओवर 4 वाली, वो वही रह गया जो डिस्टिंग्विश कर सकते। बिल्कुल एग्जैक्टली। अभी देख, अभी आगे जब चीज़ आएगी ना, जब 5 सेकेंड ऑर्डर पे करेंगे तो सारे सिमेट्री फैक्टर देखिएगा कितने खूबसूरत तरीके से कैंसिल होंगे। सो दिस इज आयोटा लैम्डा इंटू d4x। इस तरह करते हैं ना कि इसको लिख सकता हूं मैं, पहले तो ये बताइए ना, 0 a डैगर k2 प्राइम a डैगर k1 प्राइम। उल्टा नहीं कर दिया मैंने? हाँ, अब ठीक लिखा ना। मैं तरतीब देख लूँ ताकि मुझे मैं हमेशा इसको उल्टा करता हूँ ताकि मुझे बाद में ना, मैं इसको इस तरह लिखता हूँ इधर। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, दोनों आपस में कम्यूट ही करते हैं, लेकिन चलें एक तरतीब मेरे पास लिखी हुई है तो। अच्छा, इसमें इसकी जगह मैं क्या लिख सकता था, लंबा चौड़ा काम, इंटेग्रल d3p प्राइम टिल्डा 5 माइनस है तो यहाँ पर e टू द पावर आयोटा p प्राइम डॉट x और a ऑफ p प्राइम। माइनस में प्लस आता है, और यहाँ पर डैगर आता है। ठीक लिखे ना। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, d3, अच्छा इसको मैं p1 प्राइम कह देता हूँ, चलें
इसको मैं कह देता हूँ, वो डबल प्राइम फिर लिखना में एक भी गलती होगी ना, तो इसलिए टिल्डा ई टू द पावर आयोटा P2 प्राइम डॉट एक्स, एक ही एक्स पे है ना, और क्या बन गया यहाँ पर ए डैगर P2 प्राइम। एग्री कर रहे हैं इस बात से? 5 प्लस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, D3P1 टिल्डा ई टू द पावर माइनस आयोटा P1 डॉट एक्स ए ऑफ P1 वेक्टर। सिर्फ एक दफ़ा मैं कर रहा हूँ, बाद में वही करूँगा जो आप कह रहे थे 5 प्लस लगा के, ताकि लंबी चौड़ी चीज़ों से जान छूट जाए। लेकिन सैफ आज एक दफ़ा पूरी तरह चीज़ें खोल के देख लेते हैं, ठीक है। इनटू D3P2 टिल्डा ई टू द पावर माइनस आयोटा P2 डॉट एक्स ए ऑफ P2 इनटू, इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ ए डैगर, वही तरतीब रखूँगा K1 K2, ए डैगर K1 ए डैगर K2 एक्टेड अपॉन 0। बहुत लंबा काम हो गया ना, है ना, इतना लंबा कुछ लिख दिया, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं है, अभी तो फर्स्ट ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर असाइनमेंट दे दूंगा। हमेशा मैं एज ए टीचर यही करता है ना, जो चीज़ मुश्किल होती है कहता है आप कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें यह भी करूं, ये सारी चीज़ें लिखने की बजाय क्यों ना एक काम करूं मैं, अगर आप इजाज़त दें तो। हैं तो सारे एक ही एक्स पे ना, तो इकट्ठा कर लेता हूं जितने कर सकता हूं, ताकि कम से कम एक्सपोनेंशियल तो एक लिखना पड़े ना। आयोटा लैम्डा ओवर 4 इंटेग्रल D4x इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा P1 प्राइम प्लस P2 प्राइम माइनस P1 माइनस P2 डॉट एक्स। तो ये देखा जाए तो डेल्टा फंक्शन ही लिखा हुआ, ठीक है। ये एक काम तो हो गया, लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम है, मैंने एक गलती ये की है कि इसको बाहर लिख लिया, हालांकि पीस भी थे। सो दिस इज इक्वल टू, इधर लगा देते हैं इक्वल, ठीक है। इट इज इक्वल टू D3P1 प्राइम टिल्डा D3P2 प्राइम टिल्डा D3P1 टिल्डा एंड D3P2 टिल्डा। अब पूरा हो गया, अब ठीक है। अंदर जो है ना, अभी तो सारा कुछ यहां छुपा हुआ है ना, 0 ए ऑफ K1 प्राइम ए ऑफ, अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप K2 कहते, इसको K1 कहते, कोई फर्क नहीं था इसमें, प्राइम है ये, इनटू ए डैगर P1 प्राइम ए डैगर P2 प्राइम AP1 AP2 ए डैगर K1 ए डैगर K2 है, वो फिर छोड़ दिया। अब जगह नहीं बची थी, बहुत लंबा काम हो गया ना, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आपको फाइनमैन की कदर आएगी। देखें, मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं था कि अगर यही ऑपरेटर मेरे टाइम ऑर्डर के अंदर होते तो मैं इनको नॉर्मल ऑर्डर कर चुका होता, सब कुछ गलत कर चुका होता। ये इनमें टाइम ऑर्डर आता ही नहीं था भाई, ये बाहर पड़े हुए हैं। अब मुझे इनको स्विच करा के इधर लाना है, किसी तरीके से इन दोनों एज को इधर लेके जाना है। ये एक वैक्यूम नहीं है ना, ये दो वैक्यूम पॉइंट्स हैं। क्यों? एक K1, ये जो वैक्यूम मैं लिख रहा हूं ये बेसिकली बाय डेफिनेशन 0 ऑफ K1 है और 0 ऑफ
तो मुझे किसी तरीके से दो एज को इधर लाना है ना, एक दफ़ा लाऊंगा दूसरी दफ़ा लाऊंगा तो ख़त्म होगा। सिमिलरली मुझे इधर भी दोनों ए डैगर्स को लेके जाना है ताकि इधर भी ख़त्म करे। हाँ, ए डैगर इस तरफ दो दफ़ा लाना पड़ेगा। तो इसके नीचे क्यों ना लिख दें O2 के दो पार्टिकल्स थे, ताकि पता चल जाए वैक्यूम में एक दफ़ा से गलती का चांस था ना कि एक दफ़ा ये लगाता जवाब ज़ीरो हो जाता, मैं कहता बड़ा काम हो गया, लेकिन नहीं, ताकि पता चले दो दफ़ा लगाना है। ठीक है, स्टेट को ख़त्म करना है कंप्लीटली। अच्छा, लेकिन जब हम ना आदी हो जाए चीज़ों के फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होता। देखें, ये प्रोसेस मैं इंडिपेंडेंटली कर सकता हूं यानी सॉरी इनको इंडिपेंडेंटली दोनों एज को इधर ला सकता हूं, ये चीज़ वही रखे हुए। सिमिलरली इन दोनों ए डैगर्स को इधर लेके जा सकता हूं इस चीज़ को बगैर छेड़े हुए। तो मैं क्यों ना ये काम करूं, इसके दो हिस्से ही कर लूं ऐसे करके। अगर मैं एक तरीके से करता ना यही चीज़ इतने आराम से हो जाती कि वो भी बाद में करके दिखाऊंगा, जो दो हिस्से किए मैंने, इतने आराम से वो चीज़ बन जाती। मेरे जहन में अभी आई है कि वो भी हो सकती थी, लेकिन चले बाद में देखेंगे वो। लेकिन पहले मैं आपको एक जेनेरिक मेथड सिखा दूं। इसको देखें आप ज़रा, इस वाले पार्ट को, इसको, ये वाला जो हिस्सा है क्या है, ये आपने याद रखना है, मुझे बाद में लिखवाना होगा, ठीक है ना। मैं एक और तरीका बताऊंगा जिससे बड़े आराम से ये चीज़ हो जाएगी। तो सबसे पहले लेट्स लुक एट अभी जुनैद, मैं ये 4 का फैक्टर इतना अच्छा नहीं लग रहा, किस तरीके से ख़त्म करेंगे इसको, देखना ज़रा, ना हुआ तो खैर है दो सिमेट्रीज हैं, 4 का फैक्टर आ जाता है, नेचुरली आना चाहिए। शाबाश, वेरी गुड। तो क्या आंसर आया जी? पहले मैं इसको देखता हूँ, ए ऑफ P1 वेक्टर, ए ऑफ P2 वेक्टर, ए डैगर ऑफ K1 वेक्टर, ए डैगर ऑफ K2 वेक्टर, दो वैक्यूम है, O2 है। सबसे पहले इनको स्विच करते हैं, क्या आंसर आ जाएगा? क्या आंसर आएगा जी? ए ऑफ P1 वेक्टर क्या आ जाएगा यहां पर? डेल्टा क्यूब ऑफ P2 माइनस K1, ठीक लिखा है ना मैंने, प्लस क्या बना? ए डैगर, हाँ प्लीज़ बोल दें, ए डैगर, हाँ आप समझदार बंदी है, बोल दें, ए डैगर K1 ए ऑफ P2 इंटू ए डैगर K2 एक्टेड अपॉन O2। क्यों भाई, ठीक होगी बात? कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? हैं? कुछ गलत नहीं किया ना? अजहर बहुत तुम इतने गौर से देखते हो, मुझे शक होने लग जाता। फिर जो मर्जी लिख लें आज अच्छा, अगर अब इन दो को स्विच करेंगे तो क्या होगा? दो टर्म्स बनेगी ना, थोड़ा सा बड़ा लिख दो, नज़दीक की कमज़ोर है दूर की यानी पहले मैं खांस रहा था, अब तुम जान लेना चाहते हो बिल्कुल नजर नहीं, इसलिए दी थी चलो इसको देखते हैं, ठीक है, इस वाली टर्म को, पहले वाली टर्म को देखते हैं। तो क्या बन गया? डेल्टा क्यूब, सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा क्यूब ऑफ P2 माइनस K1, ये और ये बनेगी ना, एक दफ़ा लिख लेते हैं, चले, ए ऑफ P1 ए डैगर ऑफ K2 प्लस ए ऑफ P1 ए डैगर ऑफ K1 ए ऑफ P2 ए डैगर ऑफ K2, और सारे के बाहर है
ठीक हो गया ना। इस टर्म से तो जान छूट सकती है अब अगर मैं स्विच करूं तो, एक तो गया, तो इसका मतलब पहली टर्म क्या बन गई, फिर ये वाली टर्म ये बन गई। सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा क्यूब ऑफ P2 वेक्टर माइनस K1 वेक्टर। इसकी जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यूब ऑफ P1 वेक्टर माइनस K2 वेक्टर, है ना। और जो बनेगी ए K2 ए K1 वाली, जी क्या हुआ, वो क्या करेगी, इसको ख़त्म कर दे। मैंने ठीक लिखा है सब कुछ गलत तो नहीं लिखा ना, कुछ गलत नहीं लिखा, ठीक लिखा है अभी तक सब कुछ, क्योंकि मैंने इनको स्विच किया, इनको क्या किया, इन दो को चेंज किया था ना, दो इधर लेके आया ना। अच्छा चले, खैर जो भी है, नो प्रॉब्लम। उसको ख़त्म, एक भी स्टेट को ख़त्म किया तो ख़त्म किया। अच्छा, इसके साथ मैंने क्या करना है, इसको पहले इधर लाना है ना, ऐसे ही करूँगा ना। अभी तक आइडिया हो रहा है मैंने क्या किया है, पहले मैंने इसको इसके साथ किया, उसके बाद मैंने क्या किया, जो जवाब आया फिर कोशिश करनी है दोनों एज को इधर लाने की, दोनों एज को उधर लाने की मैंने पूरी कोशिश करनी है कि किसी तरीके से दोनों उधर आ जाए। अभी तक नहीं आए सारे, लेकिन कोई बात नहीं, आ ही जाएंगे, खैर। प्लस अच्छा, अगर आप इनके साथ यही प्रोसेस करेंगे, जो कि मैं नहीं कर रहा, मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं है कि अब K1 ने P2 को देखना है, यानी सॉरी, अब P2 और K2 हैं और ये दोनों हैं, तो क्या बच गया फिर इसकी जगह, क्या बन गया, इसकी जगह, तो इसका मतलब है यहां पर क्या बन जाएगा, डेल्टा क्यूब ऑफ P1 माइनस K1 और डेल्टा क्यूब ऑफ P2 माइनस। अब आपको एक चीज नजर आई है, थोड़ी सी एक चीज आपको नजर आई, अब जो मैं बात कर रहा था आपसे, एक टर्म नहीं बनती, दो टर्म्स बनती हैं। इसको अब एक आसान तरीके से जरा समझने की कोशिश करें। हाँ क्या हो, नहीं, एक और बड़ा आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको यही चीज, ताकि ये लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से हम हर दफा बच जाएं। मैं ये मिटाता हूं यहां पर, ये मिटाता हूं, सिर्फ एक चीज आप समझ लें यहां से, दो मुख्तलिफ मेथड से बताऊंगा, एक से बता दिया, दो और से बता देता हूं। आप यहां पर एक काम क्यों नहीं करते, यहां पर एक वैक्यूम इंसर्ट कर दें, कर सकते हैं ना आप यहां। तो ये ऑपरेटर देखें आप क्या करेगा, इस वाले को देखें, इसको बाद में देखेंगे, मैं आइडेंटिटी है ना ये वाली, क्योंकि ट्रेस लें तो 1 आ जाता है, तो ठीक है जो भी है 1 ही है। अब आप देखें इसको ज़रा, इस वाले को 0, आपने मुझे बताना, अब मैं नहीं बताऊंगा आपको क्या आएगा, P1 A ऑफ P2 A डैगर K1 A डैगर K2, क्या जवाब आएगा, कौन बताएगा। ये क्या करेगा, बना देगा P1 P2 और ये क्या बना देगा, ये भी दो प्रोडक्ट है, कितने डिराक डेल्टा, ये इसके साथ डिराक डेल्टा बना सकता था, ये इसके साथ भी बना सकता था, इसका मतलब 4 बनेगी ना टर्म्स, 2 बनेगी ना, तो क्या आ गया, डेल्टा क्यूब, एक सेकंड कहा सिर्फ, डेल्टा क्यूब ऑफ P1 माइनस K1, पहले आपने कहा ये इसके ऑर्थोगोनैलिटी लिखी, डेल्टा क्यूब ऑफ P2 माइनस K2 प्लस, अब आपने कहा नहीं P1 K2 के साथ डेल्टा क्यूब ऑफ P1 माइनस K2 और डेल्टा क्यूब ऑफ P2 माइनस, काम हो गया आपका सारा। जी 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 जी, वो जो आपने 0 0 आउटर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, अब इसको एक दफा खोल के लिखेंगे, मतलब जो 2-3 मतलब केस स्टेट्स के लिए, मतलब 0 1 0 की जगह 2-3 0 करके लिखेंगे। हाँ मैं ये लिख दूंगा ना, 0 K1 0 K2 अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ, एक दफा लिखे पूरा, बस लिख दिया, चले 2 ही हैं। अब जो इसका मतलब
ये डायरेक्ट सम है ना, जो एक स्टेट k1 का 0 k1 का 0 k2 का डायरेक्ट सम, तो एक जो ग्राह है वो दूसरी वो अपनी वाली उसी के साथ जाके वाला आउटर प्रोडक्ट है जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो उन सब तो वो उनका 1 1 आया तो 1 + 1 + 1 प्लस ये कुछ कोई अजीब सी चीज कुछ नहीं बनेगा, नहीं 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 नहीं, वैक्यूम है ना, क्या बनाना है उसने? नहीं, एक दफा करें ना इसको। नहीं नहीं, मैं इसको कभी भी ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं इसको कभी भी ऐसे नहीं लिखूंगा। नहीं ये टेंसर पढ़ा, हाँ, मैं कभी भी इसको नहीं नहीं, मैं इसको कभी भी ऐसे नहीं लिखूंगा। ये डायरेक्ट सम नहीं 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 नहीं, अगर ये k1 + k2 होता ये तो पूरा पंडोरा बॉक्स खुल जाता। तो फिर आइगन वैल्यूज कैसे ऐड होती है एनर्जीज की, जो h बार ओमेगा 1 h बार ओमेगा 2, मतलब वो तो स्टेट से जानी जाती है, स्टेट अपने अंदर रखे जाने नंबर ऑफ पार्टिकल से जानी जा रही है, उसका ताल्लुक इससे नहीं है कि स्टेट के अंदर कितनी बाइफर्केशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे इस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक फॉक स्टेट है, इस फॉक स्टेट में चीज़ें इस तरह प्रोडक्ट ले रही है, कोई ज़रूरत नहीं। मुझे ये पता है मेरे पास वैक्यूम अकेले से एनहिलेट नहीं होंगी चीज़ें, दो हैं, मुझे दो वैक्यूम्स चाहिए, इसलिए मैंने k1 k2 लिखा। बाज़ जगह पे बाज़ औक़ात में जब माजी में पढ़ा था तो मैं इसको ऐसे करके भी लिख लेता तो समझ लें कि दो पार्टिकल्स हैं जी, इसको इधर लिखें इसको उधर लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, फिर वो मसला नहीं रहता था कि एक ही में लिखें। ये आप इसको इस तरह समझें कि ये वैक्यूम के पॉइंट हैं, हर पॉइंट पे एक पार्टिकल पैदा हो रहा है जिसका कोई ना कोई मोमेंटम है। उसको इस तरह ना समझें कि जिस तरह अमूमन क्वांटम इंफॉर्मेशन वगैरह फॉक्स स्टेट लिखते हैं, मुझे खुद भी नहीं पता क्या है। उसमें टेंसर प्रोडक्ट है, हाँ, मुझे नहीं पता, प्रोडक्ट नहीं बोल रहा मैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट। नहीं नहीं, उस तरह की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर, हम जिस इस तरह लिखते हैं हम अंडरस्टैंड करते टेंसर प्रोडक्ट में तो मल्टीप्लाई होता है ना, हैं एग्जैक्टली। इसमें ऐड हो। नहीं, ऐड नहीं हो रहे, एडिशन वाली कोई चीज़ है, स्टेट है बस सीधी सीधी। सर उसमें इस तरह होता है कि जो आपने केवल लिखा है ये अलग स्पेस का होता है, हाँ हाँ, तभी तो वो अलग स्पेस मैं क्यों कह रहा हूँ दोनों आगे भी अलग अलग आती है। एग्जैक्टली, ये तो सिर्फ लेवल के मैं क्यों इस तरह नहीं लिखना चाह रहा था। एक भी एक इसी पे लगेगा ना तो जीरो दे देगा, जीरो का किसी के साथ भी टेंसर प्रोडक्ट हो जीरो, ये चीज़ है नहीं है, ये ट्रू नहीं है, इसलिए मैं लिखना चाह रहा। चलो ये हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं ये वाली चीज़ ना, लेकिन फिलहाल इसको देखें आप। बन के डेल्टा फंक्शन इधर का कौन बनवाएगा मुझे, इसके पूरी चीज़ के आप कौन बनवाएगा डेल्टा फंक्शंस। यहां पर मैंने डाला हुआ है 0 0, जी क्या कह रही है? नहीं, टाइम किधर से आ गया? नहीं नहीं, मैंने कहा ये वाले आयोटा लैम्डा ओवर 4 फैक्टोरियल 4। अच्छा, ये सारे डेल्टा, ये वाली सारी चीज़ें d4x, ये सारी चीज़ मैं बार बार लेके वक्त नहीं ज़ाया करूँगा। 4 है सिर्फ, मैंने फैक्टोरियल मिटाया था, मिटा नहीं है। अच्छा, नज़र इसको सही आ रहा है? अच्छा तो इसकी जगह क्या आएगा भाई, चलो बताओ, ये क्या करेगा? इसकी जगह क्या आएगा? k1 प्राइम, k2 प्राइम, p1 प्राइम, p2 प्राइम। तो किस तरतीब से लिखूं? डेल्टा क्यूब ऑफ p1 प्राइम माइनस k2 प्राइम, डेल्टा क्यूब ऑफ p2 प्राइम माइनस k1 प्राइम, प्लस डेल्टा क्यूब ऑफ p1 प्राइम माइनस k2 प्राइम, अब उल्टा सॉरी माइनस k1 प्राइम, बिल्कुल ठीक है, डेल्टा क्यूब ऑफ p2 प्राइम माइनस शाबाश k2 प्राइम। ठीक लिखा है? ये तो एक लिखा ना, ये भी दूसरा लिखा हुआ है, अभी फर्स्ट ऑर्डर है। डेल्टा क्यूब ऑफ p1 वेक्टर माइनस k1 वेक्टर, डेल्टा क्यूब ऑफ p2 वेक्टर माइनस k2 वेक्टर, प्लस डेल्टा क्यूब ऑफ p1 वेक्टर माइनस k2 वेक्टर, और डेल्टा क्यूब ऑफ p2 वेक्टर माइनस, हाँ कमाल हो गया है ना। एक टर्म लिख लें प्लस 3 अदर उसी तरह की हैं, क्यों? क्योंकि रोल चेंज हो रहा है p1 और p2 का और p1 और p2 प्राइम का। 4 टर्म्स हैं, एक ही जैसी हैं सारी, क्योंकि एंड ऑफ द डे क्यों एक जैसी हैं? क्योंकि इंटीग्रेशन है p1 प्राइम पे, p2 प्राइम पे, p1 और p2 पे। अगर तो p1 प्राइम की इंटीग्रेशन k2 प्राइम दे रही है
तो P2 प्राइम की इंटीग्रेशन K1 प्राइम दे रही है। अगर P1 प्राइम की इंटीग्रेशन K1 दे रही है तो फिर P2 प्राइम की K2 प्राइम दे रही है। तो इसका मतलब है हर दफ़ा K1 प्राइम और K2 प्राइम रहते हैं क्योंकि दोनों का साइन यहाँ भी सेम है। सिमिलरली यहाँ पर अगर P1 K1 में जाता है और P2 K2 में जाता है तो कोई फ़र्क नहीं अगर P1 K2 में जाए और P2 K1 में जाए। इसका मतलब है एक टर्म लिखेंगे और वो 4 दफ़ा आएगी। तो फाइनल आंसर क्या बन गया? अब तो लिखवा दो यार, अब तो सारा कुछ ही बता दिया मैंने, अब तो सारा कुछ ही बता दिया। जी क्या कह रही है? सॉरी, हाँ चलें चलें लिखवा दें। क्या कह रही है? वो 001 हो गया ना। स्टेट तो गई ना, अब यह भी 0 है, 001 उसका भी 001 ही है ना, और नॉर्मलाइज स्टेट्स थी ना। चलें जी, फर्स्ट ऑर्डर पे SFI1 आपने लिख लिया, आयोटा लैम्डा ओवर 4, और मैंने क्या कहा था 4 टर्म्स होंगी, 4 टर्म्स होंगी तो बाय फैक्टर ऑफ 4 लिख दिया जुनेद, आ गया 4 का फैक्टर। D3 P1 प्राइम टिल्डा, D3 P2 प्राइम टिल्डा, D3 P1 D3 P2, ये इनके ऊपर भी टिल्डास हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। dx e टू द पावर माइनस आयोटा P1 प्राइम प्लस P2 प्राइम माइनस P1 माइनस P2 डॉट x। एक ही डेल्टा फंक्शन रख लेते हैं ना, तो कोई एक रख लेते हैं, तो क्या बन गया डेल्टा क्यूब ऑफ P1 प्राइम माइनस K1 प्राइम डेल्टा क्यूब ऑफ P2 प्राइम माइनस, यार इसके ऊपर वेक्टर खाम खा लगाए हैं हमने, प्राइम इनटू डेल्टा क्यूब ऑफ P1 वेक्टर माइनस K1 वेक्टर और डेल्टा क्यूब ऑफ P2 वेक्टर माइनस K2 वेक्टर। कोई चीज़ छोड़ी तो नहीं हमने? क्यों भाई? इसको इससे ज़रब दे दी ना, प्लस अगली टर्म, प्लस अगली टर्म और प्लस अगली टर्म, 4 टर्म्स थी, इसलिए बाहर मैंने फैक्टर ऑफ 4 लिखा, तो ये तो कट गया। क्या हुआ? हाँ नहीं बन सकती है वैसे, बाय द वे अगर 5 कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना शुरू से, तो 4 का फैक्टर लिख के एक ही कॉन्ट्रैक्शन कर लेते हैं। आप कहते हैं मैं इसको इसके साथ खत्म कर रहा हूं, दिस इज वन ऑफ द 4 चॉइसेस, वन ऑफ द 4 चॉइसेस, तो 4 का फैक्टर आ जाएगा। हाँ फाइनमेंट डायग्राम्स बिल्कुल इसके बाद बनेगी, देखिएगा आप, अभी बना रहे हैं, आस्ता आस्ता पहुंच रहे हैं वहां तक ना, अभी तक हम फाइनमेंट से पहले की जिंदगी जी रहे हैं, है ना। तो ये क्या करेगा, P1 प्राइम को ख़त्म करेगा और P1 प्राइम की इंटीग्रेशन ख़त्म होगी, उसकी जगह क्या आ जाएगा K1 प्राइम। ये क्या करेगा, P2 प्राइम को ख़त्म करेगा, यहाँ पर आ जाएगा K1 प्राइम, यहाँ पर आ जाएगा K2 प्राइम, यहाँ पर आ जाएगा K1 और यहाँ पे आ जाएगा K2। सारे डेल्टास ख़त्म हो गए। अब ख़त्म करके लिखते हैं फाइनल आंसर और देखते हैं जो फाइनमैन साहब ने कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। हैं यार पता नहीं, यानी कुछ लोगों की ना जो नेचर होती है वो चीज़ों को सिंप्लीफाई करके लिखने की होती है, और फाइनमैन की नेचर में यही है, इसलिए उसके नाम पे सिर्फ टेक्निक्स हैं, फंडामेंटल चीज़ नहीं है। डाल दे पाथ इंटीग्रल डेवलप बाय डिराक। अच्छा चलें, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब लिख सकता हूं, सो दिस इज इक्वल टू आयोटा लैम्डा, बन गया ना आयोटा लैम्डा, एक कपलिंग आ गई जो थ्योरी की थी। थ्योरी सिर्फ यहां से अब जानी जा रही है, देखिएगा आप। और क्या चीज़ बनी, 1/2 पाई
टू द पावर 3/2 2k0 अंडर रूट 1/2 पाई क्यूब 2k0 ओह नहीं k नहीं k10 k20 यही कह रहे थे, यही कह रहे हो 1/2 पाई टू द पावर 3/2 2k10 प्राइम और 1/2 पाई टू द पावर 3/2 2k20 प्राइम। और क्या बचा? dx d4x है ये, डेल्टा ऑफ 2 पाई टू द पावर 4 डेल्टा 4 ऑफ k1 प्राइम प्लस k2 प्राइम माइनस k1 माइनस 3 मोमेंटास बराबर है तो 4 अंडरस्टूड है बराबर है। ये क्या बन गया? एम्पलीट्यूड है ना, ये एम्पलीट्यूड नहीं बल्कि आयोटा m है। इसको मैं कहता m लिखता था, a लिखता था। सो आयोटा a is equal to this whole thing. This is known as a Feynman amplitude. एग्जैक्टली ये क्या कह रहे हैं? हमने क्या डायग्राम बनाई थी? हमने कहा था हर आने वाले स्केलर के लिए 1/2 पाई क्यूब 2k0 का फैक्टर है और हर जाने वाले के लिए भी यही है। या कितने फैक्टर हैं? 4 है ना। आपने क्या कहा? आपने कहा एक पार्टिकल आया जिसका मोमेंटम k1 था, एक पार्टिकल आया जिसका मोमेंटम k2 था। आया या जब स्केलर होता है तो हम स्केलर के लिए कन्वेंशन है डॉटेड लाइन, एक चला गया फाइनल पार्टिकल में और एक k1 प्राइम और k2 प्राइम। वर्टेक्स पे क्या चीज़ है? यही फाइनमैन ने कहा था ना। फाइनमैन ने कहा था इतना लंबा चौड़ा काम क्यों किया आपने? एम्पलीट्यूड लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? 1/2 पाई क्यूब 2k0 अंडर रूट इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए 1 2 3 4। हर वर्टेक्स पे क्या कपलिंग है? आयोटा लैम्डा। एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन है डेल्टा फंक्शन। और जिस ऑर्डर की थ्योरी होती है उतने पार्टिकल्स एक जगह पे आते हैं ना। कितने हैं यहाँ पर? 5 4 है ना। तो हर इसको कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स वो जगह पे होती है जहाँ कपलिंग होती है स्पेस टाइम पॉइंट के अंदर, जहाँ फील्ड्स कपल करते हैं। यहाँ कितने वर्टेक्स हैं? फर्स्ट ऑर्डर 1 वर्टेक्स, सेकेंड ऑर्डर 2 वर्टेक्स, थर्ड ऑर्डर 3 वर्टेक्स, फोर्थ ऑर्डर 4 वर्टेक्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फाइनमैन रूल्स लिख लेंगे सीधा सीधा। टू एवरी इनकमिंग एंड आउटगोइंग स्केलर पार्टिकल देयर इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन। फॉर एवरी वर्टेक्स देयर इज अ आयोटा लैम्डा। प्रोपिगेटर है ही कोई नहीं इसमें। ये चीज क्या दे रही है? एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन जी। गुड। मुश्किल चीज थी कोई? ये थी 5 4 थ्योरी जिस पर आप इतना डरते हैं। हाँ हाँ, वो कहता है ये पहली चीज़ थी जो नहीं, ये पहली फिजिकल चीज़ थी ना। इसीलिए मैंने कहा था कि ये पहली फंडामेंटल थ्योरी है, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर तो मैस होता है, 5 स्क्वायर तो मैस होता है। तो पहली नॉन जीरो टर्म जो कॉम्प्लेक्स रियल स्केलर फील्ड्स के लिए वो 5 4 ही बनती थी। तो ये पहली टर्म थी ना। एग्जैक्टली ये आपस में बताती है। सिर्फ बातें नहीं करते, बातें करते करते एक जगह से दूसरी जगह भी निकल जाते हैं और इधर की बात उधर भी पहुंचा के आते हैं, है ना। तो ये पैगाम रसां भी हैं। कोई सवाल यहाँ तक किसी का हो तो? थोड़ी सा लंबी हमें काम किया लेकिन खैर है। हाँ हाँ, ये तो पार्टिकल फिजिक्स वाले तो ये लिखते हैं ना सीधा सीधा। हर पार्टिकल फिजिक्स करने वाला फील्ड थ्योरी जानता होगा, अगर नहीं जानता तो जाननी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, मरने से पहले पढ़ ली। उस चीज़ का ज़्यादा मज़ा आता है, पता है क्यों? जो पहले देखी हो ना, बाद में जब निकले ना कि ऐसे आई थी, अच्छा अच्छा ठीक है। ऐसे तो हो सकता है कि एक पार्टिकल आया, पहले स्कैटर हुआ, कुछ देर बाद दूसरा वाला पार्टिकल आया और स्कैटर हुआ। तो ये हम उसको फिर फिजिकल की यूँ नहीं सोचेंगे ना कि एक ही वक्त में सब कुछ हुआ, चारों एक ही जगह पे। नहीं, यहाँ तो एक ही वक्त में था ना, यहाँ तो एक ही एक्स था ना।
यहाँ एक ही लोकल था ना, सब कुछ एक ही एक्स था। जब तक चारों आए नहीं हैं, कहीं दो आए नहीं है, दो गए नहीं है, कहीं कुछ नहीं हो पाया था। अगर वो चीज़ होती ना जो आप कह रहे हैं, अगर वो चीज़ होती ना, तो वो फिर ऐसी डायग्राम तो बन सकती थी। डिस्कनेक्टेड सी कोई चीज़ थी, ऐसी डायग्राम्स पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब दरमियान में कोई चीज़ थी जो आपने जबरन काटी है। ये ऐसी चीज़ें भी करते हैं, ऐसी थेरीज को कहते हैं इफेक्टिव थेरीज, जिसमें आप दो पार्टिकल, आपको लगता है ऐसे है जैसे चार पार्टिकल एक पॉइंट पे आ रहे हैं, चार आते नहीं हैं, एक आता है 3 में जाता है, 2 आते हैं 2 में जाते हैं। लेकिन जिस स्केल पे आप काम कर रहे होते हैं वो इतनी लो एनर्जी स्केल होती है कि पार्टिकल ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, तो आपको एक लोकली चीज़ें लगती है। तो आप नॉन कनेक्टेड डायग्राम्स, लेकिन मसला यही है ना, उस पर वो सही चीज़ देते थे और इतना कुछ दे देते हैं बीच में, आप कहते हैं नहीं ये चीज़ ज़ीरो हो जानी चाहिए। जो कैनोनिकल क्वांटाइजेशन है उसमें जो खूबी है सबसे बड़ी वो यही है कि यहाँ चीज़ें इतनी ट्रांसपेरेंट है ना यहाँ पर, कि हर चीज़ आपकी खुद ब खुद निकल के आती है। अच्छा, घड़ी ऐसे टाइम पे रुकी हुई है कि लगता था जैसे चल रही है। उसमें भी सर यही मसला होता है कि उसमें हम पहला जी लिखते हैं, उसमें ये कुछ रिडंडेंट इंफॉर्मेशन होती है, तो हम उसको और रिडंडेंट इंफॉर्मेशन निकाल के उसको और क्लोज करते हैं, उसमें भी कुछ रिडंडेंट इंफॉर्मेशन होती है, तो एट द एंड ऑफ द डे इसी चीज़ पे पहुंचते हैं। हाँ, इसमें सीधा इसी पे पहुंचते हैं, ये सिराते मुस्तकीम है। बात नंबर ऑफ वर्टेक्स जो आप ऑर्डर बोल रहे हैं, ये इस वजह से कि जिसने ऑर्डर की टर्म होगी उतने इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन हो। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली। मैंने ये कहा कि इसमें एक इंटरेक्शन है क्योंकि एक हैमिल्टोनियन है, एक ही पॉइंट है। दो हैमिल्टोनियन होंगे तो एक पॉइंट पे नहीं आ सकेंगे। फिर वो जितने इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन जितनी होगी x1 x2 x3, फिर उतने ज़्यादा डिफरेंट x1 x2 वर्टिसेस, उतने ज़्यादा वर्टिसेस आएंगे। बिल्कुल, ट्रायंगल डायग्राम्स में यही बनता है, 1 2 3 बहुत सारे वर्टिसेस बन जाते हैं। सर अब लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाए हैं डायरी की वो। हाँ, आज तो फाइन आर्ट्स बना हुआ है, उसे मॉडल दें, सारी फाइनमेंट डायग्राम भी दे देगा, एम्पलीट्यूड भी दे देगा, हर चीज़। बल्कि ऑटोमेटेड एम्पलीट्यूड आएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें, स्पिन सम करें, मॉड स्क्वायर करें, डी लिप्स का फार्मूला डालें, 5 मिनट में कैलकुलेशन हो जाएगी। वो अजीब अजीब किस्म के वो फाइनल डायग्राम बना दी। हाँ, उसके लिए फिर फिजिक्स आनी ज़रूरी है। कौन सी ज़रूरी है? लेकिन बिगिनर लेवल के लिए ठीक नहीं है वो। कौन सी? वो जो डायरेक्ट कर अच्छा, मैं समझ कह रहा ये ठीक नहीं है, तुमने दिल ही तोड़ दिया था यार। है सर? हाँ, नहीं, ज़िंदगी में एक ना एक दफ़ा कोई चीज़ करके देखनी चाहिए। यानी जुमला कोट एंड कोट्स में है, ये जो चीज़ें करने वाली हैं वो करके देखनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैंने सुबह ही अपने दोस्तों को बताई ये बात कि मेरा एक प्रोफेसर था जर्मन, उसने कहा था कि ट्रस्ट इज़ गुड बट कंट्रोल इज़ बेटर। ठीक है ना, आप ट्रस्ट ज़रूर करें कि ये ठीक है, पर जब तक आप कर नहीं चुकते ना, एक दफ़ा आपने कर लिया ना, फिर आप कहेंगे ठीक है। कंट्रोल करने के लिए आपको एक ना एक दफ़ा ज़िंदगी में वो चीज़ करनी पड़ेगी, और मैंने पहली दफ़ा कर लिया आज। बहुत दफ़ा यूज़ करते हैं, उसका चीज़ें बहुत अनकंट्रोल होती हैं, उसमें बार बार कहते हैं कि कंट्रोल रखना है और करके देखना। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। जिसमें भी सिंगुलैरिटीज़ आती हैं ना, ये देखो, ये आप जब रीनॉर्मलाइजेशन करेंगे ना, तो थ्योरी को हर ऑर्डर पे रीनॉर्मलाइज करना है। आपने ये नहीं कह लेना कि थ्योरी रीनॉर्मलाइज्ड है, हमें यकीन है रीनॉर्मलाइज्ड है, पर फिर भी हमने हर ऑर्डर पे चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं आके ना हो। ठीक है, तो ये इसलिए। अच्छा, अब एक और काम करना है, थोड़ा सा करके छोड़ देते हैं। मैं थोड़ा सा, क्योंकि वक्त की किल्लत है, तो आज मैं बताऊंगा कि अगला करना क्या है। यही 1 पार्टिकल टू 1 पार्टिकल है, 2 पार्टिकल टू 2 पार्टिकल, सॉरी, लेकिन सेकंड ऑर्डर पे है। सो लेट्स डू इट एट द सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर है तो क्या होगा, कौन बताएगा आप में से? 2 हैमिल्टोनियन होंगे। बिल्कुल, आप कहेंगे टाइम ऑर्डर प्रोडक्ट में HIX1 होगा और HIX2 होगा। X1 में भी 4 हैं और X2 में भी 4 हैं। अब काम बना है सही। ये किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू टाइम ऑर्डर्ड ऑफ 54X1 54X2।
अब क्या करूं मैं, क्या करूं? अब मैं यूज करूंगा विक्स थ्योरम। पहली टर्म क्या होगी जरा देखिएगा, 5 4x1 5 4x2, हाँ पहले ये हो गई नॉर्मल ऑर्डर। दूसरी टर्म क्या होगी 4c1 4c1। क्यों मैंने ऐसा किया, कोई बताएगा आप में से क्यों किया 4c1? एक फील्ड इसमें से कम किया, एक फील्ड इसमें से कम किया, उनको आपस में क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। जिनको कॉन्ट्रैक्ट किया उनके लिए डेल्टा फंक्शन लिख दिया, या चलें नहीं लिखता मैं डेल्टा फंक्शन, यानी प्रोपेगेटर नहीं लिखता। फाई एट x1 फाई एट x। अच्छा हम ये मान चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्शन एट सेम पॉइंट 0 है। अगली टर्म क्या बन जाएगी इसके साथ, फाई 3x1 फाई 3x2। अगली टर्म क्या बनेगी, अब इसी के साथ हम खेलेंगे 4c1 फाई x1 फाई x2, ये तो पहले ही लिखी हुई है ना। अब इसके साथ हम करेंगे 3c1 एक इसमें से कम करेंगे। अच्छा यहाँ ये चीज़ है, और क्या लिख देंगे फाई x1 फाई x2 इनकी कॉन्ट्रैक्शन, और कितने फील्ड रह गए यहाँ, फाई स्क्वायर x1 फाई स्क्वायर x2 नॉर्मल ऑर्डर। अगली टर्म क्या बनेगी फिर एक कम करेंगे, चलो एक लिख लेते हैं, और प्लस 4c1 3c1 2c1 और फाई ऑफ x1 फाई ऑफ x2 इनकी कॉन्ट्रैक्शन। और ऐसी कितनी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी ना। तो इसका मतलब है ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई। अच्छा जब हम कुछ अर्सा कैलकुलेशन कर लेते हैं ना, तो फिर हम डायरेक्टली उठा के लिख लेते हैं कि जो क्यूब हो गया कि 3 प्रोपेगेटर है, इनटू फाई x1 फाई x2 एक कॉन्ट्रैक्शन, और फाई x1 फाई x2 ये चीज़ बन गई, प्लस चारों कॉन्ट्रैक्शंस, ख़त्म बात। बिल्कुल चारों कॉन्ट्रैक्शंस प्लस ऑल कॉन्ट्रैक्शंस, मैं उसके लिए नहीं लिख रहा। ऑल कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब क्या है, 4c1 3c1 3 2 2 और 1 1, बस बात खत्म, चारों कॉन्ट्रैक्शंस हो गई। इसी में अगली टर्म बन गई। थोड़ा सा गौर कीजिए अब इस बात पे, आपके रेलेवेंट टर्म आपने ढूंढनी है कौन सी है। हालांकि अब आपको पता चल गया रेलेवेंट टर्म कौन सी है, किसी हद तक पता चल गई है बात। आपके पास इनिशियल स्टेट क्या है, उसमें 2 पार्टिकल्स हैं K1 और K2 मोमेंटा के। एक फाइनल स्टेट है जिसमें 2 पार्टिकल्स हैं K1 प्राइम और K2 प्राइम के। 2 पार्टिकल्स ख़त्म करने हैं, 2 रखने हैं। अगर आप देखें तो इसमें फाई माइनस ऑड नंबर में होंगे, फाई प्लस भी ऑड नंबर में होंगे। ऑड नंबर चाहिए नहीं अब आपको, क्योंकि 2 करने हैं, एनहिलेट 2 करने हैं, ख़त्म। इसमें 4 होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैं तो इवन, लेकिन 2 से ज़्यादा हैं। ये भी नहीं गई टर्म, अब ये भी गई टर्म, बिल्कुल ये तो पक्की गई ना, इसके पास है ही एक, है ना। ये तो वैसे ही हमने कहना कि नहीं भाई, पीछे बची कौन सी, दिस इज योर रेलेवेंट टर्म। 2 प्रोपेगेटर हैं, 2 पार्टिकल्स हैं। पता है किस तरह की डायग्राम बनेगी, आज मैं सिर्फ बता के छोड़ देता हूं, बाकी कल बनाएं, करेंगे हम इसको सॉल्व। 2 पार्टिकल आए, एक पॉइंट पे फर्ज कीजिए x1 है, टाइम आ रहा हो इस तरफ है,
टाइम मेरा इधर बढ़ रहा है। इसका मतलब है ये जो इस एरो की टेल पे है वो पास्ट है, जो आगे है वो इसके हिसाब से फ्यूचर है। 2 पार्टिकल्स यहाँ से निकले, 2 प्रोपेगेटर थे, ये बन गया x2, ऐसी डायग्राम होगी। पर बड़ा मसला है, अब प्रॉब्लम आया है। आप मुझे कह सकते हैं भाई 1 सेकंड, तुम कह रहे हो ये 1 2 1 प्राइम 2 प्राइम है। मैंने कहा 2 पार्टिकल आए, दरमियान में 2 प्रोपेगेटर थे, हर वर्टेक्स पे 4 ही आने हैं ना, तो 4 आ गए ना हर वर्टेक्स पे, 1 2 3 4। एग्जैक्टली बनेगा लूप, देखिएगा ये। लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम होगा, ये एक डायग्राम बनी है, आप मुझे कहते हैं भाई तुम गलत पढ़ रहे हो। इस डायग्राम को तुम ऐसे भी तो पढ़ सकते हो कि 1 और 1 प्राइम आए, इन्होंने इंटरैक्ट किया और 2 प्राइम में चले गए। मैं कहता हूँ आप भी ठीक कह रहे हैं। एक बंदा और उठता है, कहता है नहीं भाई ये क्या बात हुई, 1 प्राइम और 2 प्राइम आए, उन्होंने आपस में कोई चीज़ एक्सचेंज की, 1 में गया उसने कुछ छोड़ा, 1 प्राइम में चला गया। 3 पॉसिबिलिटीज़ का मतलब 3 डायग्राम्स होंगी इसकी, तीनों निकल के आएंगे कल नेचुरली। इसको एक को हम कहेंगे एस चैनल डायग्राम, एक को हम कहेंगे टी चैनल डायग्राम और एक को कहेंगे यू चैनल डायग्राम। एग्जैक्टली दीज आर द मेंडलस्टोन वेरिएबल्स। एग्जैक्टली नंबर ऑफ डायग्राम से आते हैं। सेंटर ऑफ मास होता है, 2 आने वाले पार्टिकल्स 2 जाने वाले पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास। एग्जैक्टली उसमें कोई एंगुलर डिपेंडेंस नहीं होती ना। आपके 2 पार्टिकल्स आए अपोजिट साइड से, आपको उनका 3 मोमेंटम 0 लगा। आपके 2 पार्टिकल फाइनल में चले गए, आपको उनका भी 3 मोमेंटम 0 लगा। एस चैनल। टी में क्या होता है, एक आने वाला और एक जाने वाला, उनमें एंगल भी आ जाता है और मोमेंटा भी आ जाता है। जहाँ पर आपने एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करनी होती है वहाँ टी और यू चैनल डायग्राम लेते हैं। जहाँ पर जस्ट सेंटर ऑफ मास एनर्जी के फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें एस चैनल डायग्राम से। तो ये हम कल आएंगे, इसके ऊपर बड़ी डिटेल से कैलकुलेट करेंगे। आस्ता आस्ता अब फील्ड थ्योरी का ना वो अब आना शुरू हुआ है ना इसका, यानी अब सीख ली ना। जब बच्चा पहली दफ़ा ना, हाँ जब बच्चा कायदा पढ़ना शुरू करता है ना, तो पहले जब वो अलिफ बे से जोड़ता है ना लफ्ज़ों को, एक दफ़ा उसको रवानी हो जाए ना जोड़ने में, और उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए कि आप उसे जोड़ जोड़ के लफ्ज़ ना पढ़ने हो, आप उसे रवानी से पढ़े तो उसे पढ़ने में मज़ा आना शुरू हो जाता है ना। तो अब हम रवानी से पढ़ सकते हैं इन चीज़ों को। वहाँ पता है यार क्या बनेगी, डायरेक्ट फाइनमेंट डायग्राम लिख सकते हैं, लेकिन कल एक बना लेंगे। फैज़ान ने जिस तरह कहा कि कंट्रोल एक दफ़ा दोबारा इस पर हासिल कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे क्या बनता है। थोड़ी सी मुझे जल्दी है, मैंने फ़ौरन निकलना है, ऑलरेडी लेट हो गया हूँ 5 मिनट। 12:30 शुरू करना था लेकिन थोड़ा सा लेट शुरू किया। कल मेरी पूरी कोशिश होगी कि 9 बजे क्लास शुरू हो जाए, ठीक है ना। तो कोशिश करनी है टाइमली आना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।